डिपेंड करती हैं कि आपने जो लिखा है उसको एग्जैक्टली अच्छे तरीके से कॉपी पर प्रेजेंट कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। चीजें इस पे भी डिपेंड करती हैं। तो पहले तो अपन देखेंगे कि जो हमारा पेपर है वो किस पैटर्न में, किस टाइप के कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज। तो ये आपके हिमाचल बोर्ड की साइट से ही मैंने डाउनलोड किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मेरा कुछ हो जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये आपकी एचपी बोर्ड की साइड से ही है। एचपी बोर्ड की जो साइट है वहां से ही है। तो इसमें अगर आप देखोगे, ये है हमारा पेपर। तो यूनिट 1 जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है वो 7 मार्क्स का था। देखो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, 7 मार्क्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी वैसे देखा जाए ना तो इसमें इसमें से क्या चांस बन सकता है, इससे डेरिवेशन का चांस बन सकता है। जो न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल इतने ज्यादा नहीं बनने वाले बोर्ड में, क्योंकि न्यूमेरिकल कम आते हैं ना बोर्ड में, न्यूमेरिकल कम आते, थ्योरी ज्यादा आती है कि नहीं। यस सर। यस सर। तो हमारा जो सबसे इजी चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी रहा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि डेरिवेशन ज्यादा नहीं, यहां से न्यूमेरिकल आने की चांसेस हैं कि सर्किट कोई बना देगा, उसमें से करंट, किसी वायर में करंट पूछे, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन कुछ पूछ ले, इस टाइप का एक क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी छोटा चैप्टर भी है और मार्क्स भी अच्छे हैं। तो ये दो चैप्टर इजी रहे। जैसे थर्ड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, तो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ जाएगा और मैग्नेटिज्म भी आ जाएगा। ये भी 7 मार्क्स का है। और ये दोनों मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसमें अल्टरनेटिंग करंट इजी चैप्टर है। ये जो सर्किल लगा रहा हूं ये बहुत इजी इजी चैप्टर्स है। ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो 3 मार्क्स का भले ही है ईएम वेव्स, लेकिन चैप्टर बहुत छोटा है अगर आप देखोगे तो। ईएम वेव बहुत छोटा चैप्टर है एज कंपेयर टू कि अगर आप रे ऑप्टिक्स से 12 मार्क्स का आएगा, ऑप्टिक्स से सॉरी, इसमें रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, इससे 12 मार्क्स का आएगा आपके पास, लेकिन यहां से 3 मार्क्स का आएगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में ये इसका कम से कम 7-8 गुना बड़ा है ऑप्टिक्स, क्योंकि उसमें रे ऑप्टिक्स भी आ जाता है और वेव ऑप्टिक्स भी आ जाता है, दोनों चीजें आ जाती है। इसीलिए इसको भी नहीं छोड़ना है, ऑप्टिक्स को भी छोड़ना नहीं है। अब आते हैं अपन लोग, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वैसे ये दोनों चीजें हमने नहीं पढ़ाई है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड, वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपका सेमीकंडक्टर वगैरह ये सारी चीज पढ़ा दी है अपन लोगों ने। कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो कि हमारे नीट में इस बार हटा दिए गए थे, वो चीज नहीं पढ़ाई है। लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया है अपन ने। तो ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर। ये चैप्टर आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, कम्युनिकेशन, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। और कम्युनिकेशन सिस्टम से थ्योरेटिकल चैप्टर बने, क्वेश्चन बनेगा, और 4 मार्क्स का भी है। आ रही बात समझ में। यस सर। यहां से अगर आप देखोगे, जैसे डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर मैटर भी छोटा चैप्टर था। तो ऑप्टिक्स यहाँ पे ऊपर से लेके अब तक सबसे बड़ा चैप्टर ऑप्टिक्स है, लेकिन उसका वेटेज भी सबसे ज्यादा है। तो यहां से आप ये समझ सकते हो कि किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, और कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा चैप्टर अच्छा है। जो चैप्टर वीक है वो अभी से सुधार लो उस चैप्टर, क्योंकि मुझे पता है फिजिक्स, नीट में फिजिक्स थोड़ी वीक होती है। क्यों सात्विक है, होती है कि नहीं वीक। बाकी लोग, सभी लोग, फिजिक्स थोड़ी वीक होती है ना। यस सर। यस सर। तो फिजिक्स में थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना तो है भाई, परसेंटेज भी अच्छी लानी तो पढ़ना तो पड़ेगा। और थोड़ा थ्योरेटिक पार्ट, जो हमारे नोट्स हैं, हम जो नोट्स भेजते थे आपके पास में, बोर्ड के लिए उतनी थ्योरी सफिशियंट नहीं है। एक बात और बता दूं मैं आपको, बोर्ड के लिए सिर्फ उतनी थ्योरी पढ़ के चला जाओगे वो सफिशियंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उतना पढ़ के अगर कोई न्यूमेरिकल आया, वो न्यूमेरिकल आप कर पाओगे। थ्योरी उतनी सफिशियंट नहीं रहेगी, थ्योरी आपको बुक से पढ़ के जानी पड़ेगी। ओनली उसी थ्योरी से काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, वैसे ये आप वहां डाउनलोड कर लिया होगा आपने वेबसाइट से, जो लिंक आपको ग्रुप में शेयर किया था।
कितने लोगों ने डाउनलोड किया है ये, कि कितने मार्क्स का कौन सा कैसा पेपर पैटर्न रहता है, कौन सी यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? किया है कि नहीं किया डाउनलोड अभी तक? Yes, sir. कुछ Yes, बच्चों ने sir. किया है, कुछ बच्चों ने नहीं किया है अभी तक। 4 बच्चों ने किया है डाउनलोड अभी। कशिश, अंशिका, शालिनी, स्वाति। बाकी लोगों ने डाउनलोड किया ही नहीं है। डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आपको आइडिया लगे कि कितने मार्क्स का कितना क्या है, सारी चीजों का आइडिया लग जाएगा। अब हम देखते हैं एक बार पेपर को। वैसे पेपर को देखने से पहले हम, पेपर आप खुद करके लाओगे, इस पेपर को, क्वेश्चन पेपर को आप खुद से करके लाओगे। पेपर क्वेश्चन पेपर है, वन 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 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसमें काफी सारी चीजें देखो। ऑब्जेक्टिव तो बड़ी आसानी से कर दोगे, ऑब्जेक्टिव को तो बहुत ही आसानी से कर दोगे। ये 12 क्वेश्चन है, इसमें से तो 12 क्वेश्चन है ना, 1 से 12 तक देखो। 1 से 12 तक जो एमसीक्यूज हैं, उसमें तो आपका हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। मोस्टली आप यहां से अपने एटलीस्ट 10 मार्क्स बना के चलो। 10 मार्क्स तो आपके यहां से बन जाएंगे। शॉर्ट आंसर 13 से 18 तक 2 मार्क्स के हैं, तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। ये 2 सेक्शन तो आप बड़ी आसानी से कर दोगे। प्रॉब्लम आएगी इन 2 सेक्शंस। यहाँ पे आपके डेरिवेशन और लॉन्ग आंसर टाइप होंगे। तो हमें पहले तो भी देखना है कि हमें शॉर्ट आंसर किस तरीके से लिखें, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें कितनी एक्सप्लेनेशन दें अपन लोग। ये सारी चीजें भी अपन लोग लिखें देखेंगे आज। ठीक है। तो पहले मैं इस पेज को हटाता हूँ, बाद में मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा इसको, जिससे कि आपको होमवर्क में करके लाना होगा ये मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व। तो अभी अपन लोग इस स्क्रीन को हटाते हैं और आते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे, जहां पे हम देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस को अपन बोर्ड में किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। तो एक्चुअली में हमारे जो आंसर्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं देखो। एक तो होते हैं हमारे पॉइंट टाइप में, आप लिख सकते हो आंसर्स को, पॉइंट्स की टाइप में लिख सकते हो। अगर आपका न्यूमेरिकल टाइप है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपको लॉन्ग आंसर टाइप है, तो आपको पैराग्राफ में, या फिर बोल दो कि लॉन्ग आंसर में, लॉन्ग आंसर, या फिर उसको आप किस में लिखोगे, पैराग्राफ फॉर्म में लिख दोगे, पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे। या फिर आपके पास आंसर डिफरेंस फॉर्म में भी आते हैं, कि मान लो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, डिफरेंस फॉर्म में भी आएंगे। और एक और फॉर्म में आ सकते हैं, डेरिवेशंस। क्या इसके अलावा कोई अलग टाइप बचा कि जो कि उस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं? कोई बचा है भाई? No, बोलना sir. पड़ेगा भाई इसको, बोलना पड़ेगा, बिना बोले काम नहीं चलेगा। सातवें हर्ष कहाँ है भाई, खो गए क्या? वो रेस्पॉन्स, प्रीति बनियाल बोल रही है बस, प्रीति बनियाल, कीर्ति, अंशिका, कुछ ही लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग सब चुप बैठे हुए हैं। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहली बात, कि जब भी आप बोर्ड में कोई लिख रहे हो, जैसे थ्योरी लिखते हैं अपन लोग, क्या करते हैं, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। जैसे अपन लोग यहाँ से कुछ लाइन लिखते आ रहे हैं, और दूसरी लाइन में जाके यहाँ पे मेरी कोई स्पेलिंग गलत हो, मान लो न्यूमेरिकल की स्पेलिंग गलत हो, न्यूमेरी CLE कर दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी ये स्पेलिंग गलत होगी। तो आप क्या करोगे, ओनली एक बार करोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे न्यूमेरिकल की स्पेलिंग गलत हो गई, न्यूमेरिकली स्पेलिंग गलत हो, उसको ऐसे कर देते हैं। एक बार आपने ऐसे किया है, दूसरी बार में ऐसे किया, कौन सा अच्छा लग रहा है दोनों में, फर्स्ट या सेकंड? First. फर्स्ट वाला ज्यादा बेहतर लग रहा है, फर्स्ट वाला ज्यादा बेहतर लग रहा है। इसीलिए आपको फर्स्ट वाले तरीके से अपनाना है, कि आपको अगर कोई भी स्पेलिंग या कुछ भी, अगर मान लो कोई स्टेटमेंट ही गलत लिख गया, कोई पूरा स्टेटमेंट गलत लिख गया, सिंपल उस एक लाइन बना देनी है ऐसे करके हल्की सी, बस आपका काम हो गया। आपने बोल दिया कि ये भाई, ये नहीं देखनी है, ये गलत है, क्योंकि पेपर में गलतियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको हाईलाइट नहीं करना है, अपनी गलती को, अपनी गलती को ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है। ऐसे हम उसको उसको रंग के क्या करते हैं, उस अपनी गलती को हाईलाइट कर देते हैं।
अपनी गलती को एग्जामिनर को बता देते हैं कि भाई हमने यहाँ पे गलती की है। अपनी गलती को छिपाना सीखो, जितना ज्यादा आपकी गलतियां छिपेंगी उतना ही ज्यादा अच्छे से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। क्योंकि आपका पेज जितना सुंदर दिखेगा, जितना अच्छा दिखेगा, देखो मान लो मैं उस केस में बात कर रहा हूं कि आपको आंसर आने के बावजूद भी कम मार्क्स क्यों मिलते हैं, मैं उस केस की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप डेकोरेशन अच्छे से कर रहे हो, पढ़ के कुछ नहीं गए तो पास हो जाओगे, तो नहीं हो पाओगे। पढ़ के गए हो तब हम अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे लिखें कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके, आज हम वो तरीका देखने वाले हैं। आ रही बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Okay, तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो कि हमारे पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हम जनरली 3 to 4 पॉइंट्स लिखें। जैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स लिखें। आपके में केस में क्या होता है कि आपके 3 और 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन आपको मीडियम टू लॉन्ग मान लिया जाता है, तो आप अपने केस में मैं बता रहा हूं 5 to 6 अगर आपको आता है, अगर एटलीस्ट है, ये एटलीस्ट ये समझ लिया, ये एटलीस्ट है, एटलीस्ट है ये, इससे कम नहीं हो सकते, इससे कम नहीं लिखने का। अब पॉइंट में भी क्या करना है अपन को, जैसे मान लो 5 पॉइंट लिखने मेरे, अगर आप उसमें भी एक चालाकी है, अपन लोग चालाकी करेंगे। जैसे मान लो कि तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में फोर्स के बारे में पूछा उसने, फोर्स के बारे में पूछा तो एक बच्चा बोलता है सर मैं ना, मेरे को फोर्स बहुत अच्छे से आता है, मैं ना 2 पेज लिख दूंगा। एक बच्चे ने 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 पेज लिख दिए, तो एक बच्चे ने क्या किया, 2 नंबर के क्वेश्चन में वही 4 पॉइंट मैक्सिमम लिखने होते हैं, 6 पॉइंट लिख दिए। आता है तो 6 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 पॉइंट लिख दिए और एक ने 2 पेज भर दिए, कौन ज्यादा टैलेंटेड है दोनों में? 6 point वाला। इसमें 6 6 पॉइंट्स पॉइंट वाला, यस। क्योंकि हमें ये जरूर देखना है क्वेश्चन के साथ ज्यादा फेमिलियर नहीं होना कि ये तो मेरे परिवार जैसा दिख रहा है क्वेश्चन, इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। अपन को मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को टाइम देना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग। 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग टाइम देना है, 1 मार्क्स का है, 1 मार्क के अकॉर्डिंग टाइम देना है। बोलो क्लियर है? sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। जैसे अब इन पॉइंट्स में भी तरह की देखो, ये केस रहा था कि जब हमको आता है बहुत अच्छे से, उसमें भी सबसे पहला क्या हो, जैसे मान लो 5 पॉइंट लिख रहा हूं, तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे रिलेवेंट जो इंफॉर्मेशन होगी वो वाला पॉइंट लिखेंगे सबसे पहले में, दूसरे वाले में उससे कम। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट ऐसे लिखो कि एकदम सबसे मेन पॉइंट हो उस टॉपिक के, सबसे मेन पॉइंट। जैसे अगर मैं फोर्स के बारे में बोलूं तो फोर्स के बारे में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। तो फोर्स के बारे में एक अच्छी ये डेफिनेशन होगी। एक आप ये भी बोल सकते हो, फॉर अ थिंग विच ट्राई टू मेक चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। तो अब इन दो चीजों को फर्स्ट दो स्टेटमेंट में डाल दो। उसके बाद क्या होगा, एग्जामिनर ऊपर के 2 स्टेटमेंट को देख के ना आगे वाले समझ जाएगा बच्चे ने सही लिखा होगा, क्योंकि ऊपर वाले 2 स्टेटमेंट में इतना दम है, तो नीचे वाले बिना देखे और टिक मार के आपको 2 मार्क्स देके आगे निकल जाए, बिना देखे टिक मार के 2 मार्क्स देके आगे निकल जाए। अगर 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स देके आगे निकल जाए। आ रही है बात समझ में? एग्जामिनर के दिमाग से खेलना ही तो टेक्निक है, एग्जामिनर के दिमाग से खेलना। और एक चीज, चलते चलते आपने ऊपर 2 पॉइंट अच्छे लिख दिए, अगर आपको जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको पॉइंट आते हैं सिर्फ 4, ओनली 4 पॉइंट आते हैं, तो अपन को क्या करना है सर, तो अगर 4 ही पॉइंट आते हैं तो फिर हम उससे कैसे मार्क्स खींचना चाहें, कैसे खींच सकते हैं उससे मार्क्स? तो देखो कैसे खींचेंगे। जैसे मान लो 4 पॉइंट आते हैं आपको, तो 2 पॉइंट ऊपर लिख दो, ठीक है, 1 पॉइंट उसके बाद में, या फिर 3 पॉइंट सही सही लिख दो, एकदम करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट लिख दो। उसके बाद में एक में झोल कर दो, थोड़ा सा झोल कर दो, और नीचे वाला एब्सोल्युटली करेक्ट लिख दो। बीच वाले में थोड़ा सा झोल कर दो
और लास्ट वाला फिर से एब्सोल्युटली करेक्ट लिख दो, फिर से एब्सोल्युटली करेक्ट लिख दो, तो आपके मार्क्स मिलने के चांस ज्यादा है। तो चांस ज्यादा है कि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाए। फिर भी आपको झोल नहीं करना, झोल वाला सवाल नहीं आ रहा है, तो अगर आप पॉइंट लिख रहे हो 3 नंबर के क्वेश्चन में, मान लो 4 पॉइंट ओनली, कि सर मेरे को आते ही नहीं, क्या करूं, 4 ही पॉइंट लिख पाया मैं, तो वहां पे आपको पॉइंट नंबरिंग नहीं करनी है। उस टाइम पे क्या करना है, सिर्फ स्टार करना है। क्योंकि हो सकता है कि वो जल्दी में पॉइंट्स को ना गिने, लेकिन अगर आपने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, तो वो नंबरिंग को 100% जान लेगा और बोलेगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 ही पॉइंट लिखे हैं बच्चे ने, तो मैं 2 मार्क्स दूंगा इसको। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और अगर आपने स्टार बनाए हैं, स्टार बना के या पॉइंट बना के लिखा है, बुलेट पॉइंट बना के लिखा है, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि हाँ 4 या शायद 5 पॉइंट होंगे, पूरे मार्क्स देखेगा, हो सकता है पूरे मार्क्स में। अगर आप कम पॉइंट लिख रहे हो तो नंबरिंग मत करो, चांस है कि पूरे में से पूरे मिल जाए, लेकिन अगर आप नंबरिंग कर दोगे तो 100% चांस होता है कि पूरे में से पूरे नहीं मिलेंगे। वो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है कि कैसा क्या करना। तो बताओ, पॉइंट वाला सबको क्लियर हुआ कि पॉइंट में हमें आंसर कैसे लिखना है? Yes, sir. कोई Yes, sir. डाउट हुआ करे तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा फास्ट भी करते हैं अपन लोग, थोड़ा सा स्लो ज्यादा हो गए, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। हाँ, अब करते हैं कलर चेंज। अब आते हैं न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल में सबसे पहले जो हम क्लासेस में करते हैं, गिवन डाटा। सबसे पहले गिवन डाटा, क्या क्या गिवन है, और गिवन डाटा भी कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको दिया है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड दे रखी है किसी इलेक्ट्रॉन की, तो आप क्या लिखोगे, या फिर आपको दे रखा है कि किसी स्फीयर पे चार्ज है 10 कूलम, तो चार्ज, चार्ज ऑन स्फीयर, या इसको मान लो कैपिटल क्यू इक्वल टू 10 कूलम। यानी कि वो थ्योरी भी लिखनी है, उसके सामने उसके साथ ही ब्रैकेट में वो सिंबल लिख दो। सिंबल लिखोगे उससे फायदा क्या होगा, जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप लिख रहे हो, एज वी नो दैट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये सारी चीज आप लिख दो, लिख दोगे, उसके बाद में मान लो आपको फॉर्मूला यूज करना है, मान लो ना फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूला यूज्ड कौन सा, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। तो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो Q1 Q2, अब देखो मैंने Q1 Q2 लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने कैपिटल Q यूज किया है। फर्स्ट स्फीयर, मान लो 2 स्फीयर थे, तो मैंने कैपिटल Q1 यूज किया है, तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखूंगा कैपिटल Q1 के टर्म में लिखूंगा, कैपिटल Q1 और Q2 के ही टर्म में लिखूंगा। इससे होगा क्या, न, देखो होता क्या है, जब भी आप पेपर को पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो जो एग्जामिनर बैठा है उसको आपके आंसर को समझने में दिमाग ना लगाना पड़े, उस तरीके से सॉल्व। जितना कम एग्जामिनर को दिमाग लगाना पड़ेगा, उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। अगर उसको दिमाग लगाना पड़ गया तो उसका दिमाग खराब भी हो सकता है, क्योंकि उनको होती है थोड़ी जल्दी। जल्दी क्यों होती है, कि कॉपी वाइज पैसे मिलते हैं, जितनी कॉपी चेक करोगे उतने पैसे मिले। तो आप बताओ, अगर आपको ऐसे कॉपी पैसे मिले तो आप ज्यादा दिमाग लगाना चाहोगे किसी कॉपी में? अपना बताओ। No, sir. No, sir. जल्दी करोगे ना, तो जल्दी जल्दी में मतलब कैसे हो सकता है, जल्दी ऐसे हो सकता है, तो थोड़ा साफ साफ लिखो और क्लियर लिखो, और समझ में आना चाहिए। बोलो चमका इतना? Yes, Yes, sir. sir. तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जैसे ही हमारा जो आंसर आया, मान लो फोर्स आया मेरा 10⁻⁻7 न्यूटन, तो इसको ब्लैक बॉक्स में बंद कर कि सब आंसर ये है, और कंक्लूजन लिखना नहीं भूलना। कंक्लूजन, जैसे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी क्वेश्चन में है, अट्रैक्शन बिटवीन द स्फीयर्स
इज 10⁻⁻7 न्यूटन। ये स्टेटमेंट कंक्लूजन लिखना नहीं भूलना है। जैसे फॉर एग्जांपल आंसर में क्वेश्चन में पूछा था कि एक स्फीयर पे चार्ज Q1 मेरा 10 कूलम है और दूसरे स्फीयर पे चार्ज मेरा मान लो 5 कूलम है, उनके बीच की डिस्टेंस मान लो 1 मीटर है, तो देन फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ स्फीयर्स। तो फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ स्फीयर, ये मेरा मेन क्वेश्चन था। तो जो कंक्लूजन में स्टेटमेंट बनाओगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ स्फीयर इज 10⁻⁻7 न्यूटन। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको आप अगर हो सके तो ब्लैक पेन से लिख, अगर हो सके तो ब्लैक से लिख दो, अदरवाइज ब्लू से लिख के आप अंडरलाइन कर दो। आपको पूरे में से पूरे मार्क्स कोई छीन नहीं सकता इस न्यूमेरिकल। जितने भी मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। बोलो चमका। अब एक चीज और, अगर आप कहीं पे भी छोटा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे Q इक्वल टू एन ई में कहीं पे यूज कर रहा हूं, एन ई, Q इक्वल टू एन ई, एन फॉर नंबर ऑफ चार्ज, ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो मैं उसको डायरेक्ट यूज नहीं करूंगा। मैं अगर मान लो यहाँ पे Q की जगह पे एन ई यूज कर रहा हूँ, मान लो Q1 की जगह पे मैं एन ई यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ब्रैकेट बना के मैं लिख दूंगा Q1 इक्वल टू एन ई। यहां से मैं Q इक्वल टू एन ई पुट कर रहा हूं, करूंगा आगे ब्रैकेट में साइड में बता देना है कि भैया मैं एन ई किस कौन से फॉर्मूले से लिख रहा हूं। आप एक तरह से ये समझो कि उस तरीके से सॉल्व करना है कि एग्जामिनर को कोई भी प्रॉब्लम होने ना पाए आपके आंसर को समझने में, क्योंकि अगर एग्जामिनर को प्रॉब्लम हो गई तो आपको प्रॉब्लम हो जाए। बोलो चमका इतना। Yes, sir. Yes, sir. और कोई दिक्कत इस अभी न्यूमेरिकल वाले पार्ट में, किसी को कोई दिक्कत? No, sir. अब ये बताओ कुछ यूजफुल हो रहा है आज कि ऐसे वेस्ट जा रहा है? यूजफुल लग रहा है कुछ? Yes, sir. बाकी लोग Yes, sir. प्रीति, एक ही बच्चे का रेस्पॉन्स आया अभी, कुछ बच्चों का ही रेस्पॉन्स आया है। कुछ यूजफुल लग रहा है या फिर पढ़ाई करें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ चलो, अब बढ़ते हैं अब अपन लोग पैराग्राफ क्वेश्चन की तरफ, कि पैराग्राफ क्वेश्चन को कैसे करें। पैराग्राफ क्वेश्चन के लिए आ जाते हैं ग्रीन पेज पेन पे। तो मान लो ये आपका ये हो गया। अब देखो पैराग्राफ क्वेश्चन जनरली लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ क्वेश्चंस के लिए आप इंट्रोडक्शन लिखो, इंट्रो लिखो। जैसे मान लो उस बंदे ने बोला कि सोलिनॉइड को एक्सप्लेन करो। व्हाट इज सोलिनॉइड? सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं उनको एक्सप्लेन करो। तो एक चीज और, यूज डायग्राम्स, यूज फिगर्स as much as possible। फिगर आपको जितने भी ज्यादा बना सकोगे उतना बेहतर रहेगा। फिगर एंड फ्लो चार्ट, एंड फ्लो चार्ट, फिगर एंड फ्लो चार्ट जितने ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी बताऊंगा कि कैसे। पहले पैराग्राफ वाला देख लेते हैं। तो पहले पैराग्राफ वाले में आपको इंट्रोडक्शन लिखना। इंट्रोडक्शन के बाद में जो सेकंड जो पैराग्राफ आएगा उसमें मेन कंटेंट, जो मेन कंटेंट है, मेन कंटेंट के बाद में क्या करना है, मेन कंटेंट में उसके बाद में जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा ना उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन लिख देना। और ये जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स क्वेश्चन है, तो इसमें अगर आप पैराग्राफ में लिख लो कम से कम 1.5 पेज लिखने की कोशिश करो। 1.5 मतलब 1.5 पेज एटलीस्ट होना चाहिए। थर्ड में क्या करोगे, कंक्लूजन, कंक्लूजन। आ रही बात समझ में? अब अगर आपको कोई बच्चा बोला सर मेरे को ना पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना, मेरे को हेडिंग के फॉर्म में लिखना, आप पैराग्राफ
इससे भी बेहतर तरीका एक और, कि अगर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते, तो आप क्या करो, लॉन्ग आंसर टाइप को शॉर्ट हेडिंग्स बनाओ। शॉर्ट हेडिंग्स अगर पॉसिबल है तो, जैसे फर्स्ट में आपने डाला मैग्नेटिक फील्ड, उसके बारे में लिख दिया कि सोलिनॉइड में कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, करंट, कैसे करंट फ्लो कराते हैं, कैसे फ्लो होता है। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ बहुत कम, लेकिन ये चीज वैसे ज्यादा यूज हो पाती है कि जैसे एप्लीकेशन ऑफ करंट थ्रू अ वायर, इसके कितने एप्लीकेशन बना सकते हैं, करंट के थ्रू कहाँ कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना के यूज किया जाता है, उस तरह के क्वेश्चंस में ये वाला मेथड ज्यादा एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो अभी आपको जैसे सॉलिनॉइड का क्वेश्चन पूछा है, उस टाइप में ये वाला मेथड ज्यादा अप्लाई होता है कि इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन। मेन कंटेंट का मतलब होता है कि आप यहाँ पे इसमें बनाओगे डायग्राम, बनाओगे और डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे, डायग्राम एक्सप्लेनेशन, और इसमें क्या करोगे, अगर कोई फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को लिखोगे। तो ये सारी चीजें मेन कंटेंट में आएगी, और फाइनल जो कंक्लूजन होगा, वो फाइनल कंक्लूजन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा जाए। बोलो चमका। Yes, sir. ठीक है, अब हम आते हैं कौन सा पेज, डिफरेंस पे। देखो डिफरेंस हमेशा हमको किसमें लिखना है, टेबुलर फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंस लिख रहा हूं प्रीति एंड सिमरन, प्रीति एंड सिमरन। सिमरन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट में प्रीति के बारे में लिख रहा हूं कि प्रीति शिमला से बिलोंग करती है, प्रीति शिमला से बिलोंग करती है। तो सिमरन के फर्स्ट वाले में मैं प्रीति, जो सिमरन शिमला से बिलोंग करती है, या मान लो उना से बिलोंग करती है, या कहीं और से बिलोंग करती है, इसकी लोकेशन के बारे में ही लिखूंगा। ऐसा ही करना है कि प्रीति का तो फर्स्ट वाले पॉइंट में मैंने लिख दिया कि कहां से बिलोंग करती है प्रीति, और इस सेकंड वाले में लिख दिया सिमरन के लिए कि सिमरन को खाने में पूड़ी पसंद है। ऐसा नहीं करना, मेरा मेरा कहने का मतलब यह है कि जो प्रॉपर्टी 1 नंबर में प्रीति के लिए लिखी गई है, वही प्रॉपर्टी 1 नंबर में सिमरन के लिए लिखनी चाहिए उसके सामने। क्योंकि मैंने कई बच्चों का, अभी मैं 11th वालों का सिम करवा रहा था, तो उन बच्चों ने समझाने के बाद भी एक दो बच्चों ने ऐसा डिफरेंस लिखा कि सिमिलर नहीं था। मतलब फर्स्ट पॉइंट जो है, दोनों का फर्स्ट पॉइंट सेम प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए, सिमिलरली सेकंड पॉइंट सेम प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए, सिमिलरली थर्ड पॉइंट सेम प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे कोई दूसरा पॉइंट मैंने प्रीति के बारे में लिखा, जैसे यहां से यहां तक ऐसे चलता गया, यहाँ पे जाके प्रीति के स्टेटमेंट का एंड हुआ, और सिमरन का सेम प्रॉपर्टी मैंने लिखी, इतने और इतने में खत्म हो गया। तो प्रीति का तो थर्ड पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा, तो सिमरन का कहां से करूं, यहां से कर दूं थर्ड पॉइंट है भाई? No, sir. No, नहीं, sir. सिमरन का थर्ड पॉइंट भी इसके जस्ट सामने से ही स्टार्ट होगा, यहां से। ये बात भी ध्यान, ठीक है। Yes, ये sir. डिफरेंस को एक्चुअली में ये है क्या, मैं वो चीज बता रहा हूं कि आपको सब कुछ आता है, इन जैसे अगर आपको सब कुछ आता है तो इन मेथोलॉजी को यूज नहीं करोगे, तो मान लो आपके एग्जाम में मार्क्स आने 70, और इन मेथोडोलॉजी को यूज कर लोगे तो हो सकता है कि 70 की जगह 78, 79, 75 या 80 मार्क्स आ जाए। वो जो 8 से 10 नंबर का डिफरेंस है, वो सिर्फ आप बिना एक्स्ट्रा पढ़ाई किए हुए, इन मेथोडोलॉजी, इन तरीकों से, अच्छे तरीकों से प्रेजेंट करके आप 10 नंबर तक ले सकते हो।
तो क्या फ्री के 10 नंबर मिल रहे हैं बिना पढ़े एक्स्ट्रा, तो क्या बुरे हैं क्या? है भाई? No. हाँ, तो यही मेथड अपन को अप्लाई करें। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ठीक है, अब हम आते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए कलर ले लेते हैं येलो सा। डेरिवेशन में क्या होता है? देखो, डेरिवेशंस में हमेशा क्या करना होता है कि आप सबसे पहले क्या करोगे कि जैसे मान लो जिस टॉपिक का डेरिवेशन है आपके पास, पहले उसको डिफाइन करो। उसको डिफाइन करो भाई कि क्या चीज है, उससे रिलेटेड थ्योरी लिखो। जैसे बोलो कि उससे रिलेटेड थ्योरी लिखो, रिलेटेड थ्योरी लिख दी। और उसके बाद में जो उसमें वेरिएबल यूज होने वाले, उन सभी वेरिएबल्स को डिफाइन करो। डिफाइन ऑल रिलेटेड वेरिएबल्स। थर्ड पे यूज डायग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है, तो मैं सिंपल सा डायग्राम यूज कर सकता हूँ। ये बॉल थी मेरी इनिशियली, ये फाइनली मेरी मान लो वही बॉल यहाँ पे आ गई। फाइनली बॉल मान लो मेरी यहाँ पे आ गई। इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी, एक्सिलरेशन उसका a था, ये टाइम t इक्वल टू 0 था, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, एक्सिलरेशन अभी भी a है, ये मान लो यहाँ पे t इक्वल टू 10 सेकेंड, या फिर कुछ भी t इक्वल टू, या फिर टाइम t डैश था, ये मान लो, चलो t डैश मान लो, डेरिवेशन कर रहे हैं ना तो वैल्यू तो हो ही नहीं सकी न्यूमेरिकल, t डैश था टाइम। अब इसके बाद में, यहाँ के बाद में ये पॉइंट आएगा, ये डायग्राम बना दिया। उसके बाद इन एक्सेलरेशन यू ए वी को डिफाइन कर दो कि ए मेरा एक्सेलरेशन है, यू मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, वी मेरी फाइनल वेलोसिटी है, टी मेरा टाइम। इन सबको डिफाइन करने के बाद में स्टार्ट करो डेरिवेशन करना कि कहां से स्टार्ट हो। और डेरिवेशन में भी जो भी छोटे छोटे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, जो सेकेंडरी फॉर्मूलेज हैं, तो उन सबको ऐसे ब्रैकेट बना के, जैसे यहाँ पे आप डेरिवेशन कर रहे हो, इन सबको ब्रैकेट बना के, जैसे एफ इक्वल टू एम ए यूज किया तो एफ इक्वल टू एम ए पुट कर दिया, लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू यूज कर रहे हो तो ए की वैल्यू एफ अपॉन एम, एफ अपॉन एम, एम लिख दो यहाँ पे, पहले लिख दो, जिससे कि एग्जामिनर को ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। ओवरऑल हमारा टारगेट यही है कि एग्जामिनर को चेक करने के लिए दिमाग ना लगाना पड़े, क्योंकि एग्जामिनर ने अगर दिमाग लगा लिया तो वो मार्क्स नहीं देगा, उसको अगर दिमाग लगाना पड़ेगा तो दिमाग नहीं देगा। और ऐसा लिखो कि एग्जामिनर को पढ़ने के लिए भी दिमाग ना लगाना। आ रही बात समझ में? Yes, sir. एग्जामिनर को पढ़ने के लिए भी दिमाग नहीं लगाना पड़े, ऐसा लिखना है अपन को। कोई दिक्कत किसी को अभी तक? No, sir. देखो, अपन ज्यादातर चीजें आप नोटेशन यूज करो, जैसे हाँ, अभी आप इसके स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इसको ग्रुप में नहीं भेजूंगा, गंदी सी राइटिंग है। इसको ग्रुप में नहीं भेजूंगा। अगर आपको चाहिए ये चीज देख, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में क्या ही भेजू इसका। मेरी खुद की राइटिंग गंदी है, वो गंदी राइटिंग क्या मतलब, इस पे पेन टैप पे जब लिखते हैं ना तो स्क्रीन पे दिखती है ऐसी, पता नहीं, पेज पे तो काफी सही राइटिंग आती है, इतनी भी गंदी नहीं है। पेज पे तो सही आती है, लेकिन ये सॉलिड चीज है ना, किसी सॉलिड पे लिखोगे तो ज्यादा जोर भी नहीं लगा सकते, इलेक्ट्रॉनिक पेन है, तो बस जो भी आ पाती है वही है। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? Yes, sir. ठीक है। हम्म, अब देखो अपन फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। अपन को कुछ नहीं पता, जैसे मान लो मेरे को आर दे दिया, आर फॉर्मूला है मेरा रो एल अपॉन ए। उसने बोल दिया कि भाई
मैंने किसी वायर का रेजिस्टेंस, इनिशियली वायर का डायमीटर, किसी वायर का डायमीटर मैंने इंक्रीज कर दिया 2 टाइम्स, तो बताओ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। थ्योरी में क्वेश्चन आया है, न्यूमेरिकल नहीं आया है, मान लो थ्योरी में क्वेश्चन आया है। न्यूमेरिकल चलो, चाहे न्यूमेरिकल मान लो, तो इसके दो तरीके, एक तो आप न्यूमेरिकल तरीके से करोगे ही करोगे, भाई न्यूमेरिकल तरीके से तो करोगे ना, इस डेरिवेशन को, डेरिवेशन ही हो गया एक तरह से। तो न्यूमेरिकल तरीके से तो करोगे करोगे, उसमें एक तरीका और भी है। जैसे ही आपने गिवन डाटा और ये डायमीटर वगैरह लिखा, तो आप वहां पे एक चीज और बना दो, क्या देखो कैसे, कि अपन को पता है कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, तो यहीं से लिख दो कि रो एल क्या दिया है इसने, कांस्टेंट दिया हुआ है, भाई रो एल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो मेरे को पता है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यस और नो, कोई Yes, दिक्कत किसी sir. को। Yes, sir. अब देखो कि अगर मैं डायमीटर को इंक्रीज करूंगा, अगर मैं डायमीटर को इंक्रीज करूंगा तो क्या मेरा एरिया इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं Yes, बच्चों, sir. समझ में आ रही है बात। अगर मेरा एरिया इंक्रीज होगा, अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो क्या मेरा रेजिस्टेंस कम होगा कि नहीं। Yes, sir. तो इसी को हम बोल देते हैं फ्लो चार्ट। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है छोटा सा, हो सकता है आपके एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आ जाए। आप जब इसको सॉल्व करने से पहले इसके बगल में या फिर इससे अगली लाइन में ये बना दोगे ना ये, तो आपके आंसर पे 4 चांद लग जाएंगे। मतलब एग्जामिनर आपके आंसर को देखते ही बोलेगा वाह, वाह व्हाट एक्सप्लेनेशन। बच्चे ने पहले ही बता दिया कि अगर डायमीटर बढ़ेगा तो उसका एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। थ्योरी बिना लिखे, एक बात बताओ मेरे, थ्योरी से जल्दी समझ में आता है कि न्यूमेरिकल मेथोडोलॉजी से। जैसे मैं बोलूं कि आपको 2+2 इक्वल टू क्या होगा, और 2+2 इक्वल टू कौन सा, पहला सवाल जल्दी कर पाओगे या सिर्फ दूसरा वाला। Sir, अभी second. सेकेंड क्वेश्चन क्यों, क्योंकि आपको 2 2 दिख गया, 4, इसमें देखोगे 2 2 है, ये भी 2 है, बीच में प्लस है, 2 2 4 ही होगा, कहीं ऐसा तो नहीं 2 2 ऐसे करके बोल रहा हो ये। इसमें कंफ्यूज हो भी सकते हो, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होगे सेकंड वाले में। इसीलिए आप जितना न्यूमेरिकल वे में क्वेश्चन को करोगे, उतना ज्यादा मार्क्स मिलने के चांस है। और थ्योरी में मार्क्स आपके कट सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल मेथड में ना मार्क्स नहीं कटते। और जितना भी अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में 2 क्वेश्चन है जिसमें चॉइस है कि एक में आपको थ्योरी करना है, एक में न्यूमेरिकल कर सकते हो, आपको दोनों अच्छे से आते हैं, दोनों अच्छे से आते हैं, तो आपको करना एक ही है, आप न्यूमेरिकल करना, क्योंकि न्यूमेरिकल में मार्क्स नहीं कटते। और एक चीज कि बोर्ड पेपर में क्वेश्चन छोड़ना एक पाप है, और ये पाप हम में से कोई हम नहीं करेंगे, बोलो जरा। बोर्ड पेपर में क्वेश्चन छोड़ना पाप है और ये पाप हम नहीं करेंगे, बोलो माइक ऑन करके। बोर्ड पेपर में क्वेश्चन छोड़ना एक पाप है और यह पाप हम नहीं करेंगे। सिर्फ 2 ही बच्चे पाप नहीं करेंगे, बाकी सब लोग ये पाप करेंगे। No, sir. Sir. No, sir. वो देखो, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन करने हैं, चॉइस के क्वेश्चन छोड़ के 20 22 क्वेश्चन करने हैं, तो 22 में से 22 क्वेश्चन करने हैं आपको, छोड़ना कोई नहीं है। अगर एंड में आपके पास टाइम कम बच रहा है ना, तो जैसे मान लो कि आपके पास टाइम कम है, 20 मिनट बचे हुए हैं आपके पास में, आपके पास 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, अब 20 मिनट चारों दो 1.5 1.5 पेज भर नहीं सकता, तो एक एक पेज दोनों में भर दो, एक एक पेज दोनों में भर दो, दोनों में एक एक पेज भर दो 4 क्वेश्चन। बेहतर है इसके 2 पेज भरे, एक ही क्वेश्चन के 2 पेज भरे, उससे बेहतर है कि इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इसका जो है इसमें डाल दो एक पेज में, और इसका इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट डाल दो। तो देखो ये 4 मार्क्स का है, अगर इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट डाला तो यहां से हो सकता है 3 मार्क्स मिल जाए, और अगर इसमें आपने जल्दी जल्दी में कम इंपोर्टेंट भी डाल पाया
2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो कितने हो गए मेरे? 5 मार्क्स। अगर आप इसको कितना भी अच्छा लिख दो, 2 पेज में लिख दो, तब भी आपको चांस है कि 3.5 मार्क्स मिल पाए, या चलो 4 भी मिल गए तो 4 मार्क्स आपके रह गए। उन दोनों को किया तो आपके 5 मार्क्स है। कौन से मेथड में फायदा है, 5 में कि 4 में? आ रही बात समझ में? पहले तो आपको टाइम मैनेज करके चलना है, घर में प्रैक्टिस कर लेना पहले ही। अगर ऐसा होता है तो इस मेथड को अप्लाई कर, कि मान लो आपके 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, आपके पास टाइम बचा है 15 मिनट, ओनली 15 मिनट बचे हैं। तो उस 15 मिनट में आधा आधा जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जल्दी एक पेज पे एक क्वेश्चन के लिखो, दूसरे पेज पे दूसरे के लिख दो। नीचे पेज खाली है, अगर टाइम बच रहा है तो पहले वाले के पे कुछ और लिख दो, दूसरे वाले के पे कुछ और लिख दो, दोनों को पैरेलल में रखो। ऐसा कभी नहीं करना एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम निकल, सर टाइम नहीं बचा इसलिए 2 क्वेश्चन छूट गए मेरे। ना ना ना, ऐसा नहीं करना बेटा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। और एक चीज और, कि जैसे ही आपका पेपर, जैसे ही आपका, क्या, जैसे ही मान लो ये पेज है आपका, ठीक है, ये पेज है और ये लाइंस है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो रहा है, 2 लाइन या 3 लाइन बची हुई है, तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को, न्यू क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से, और यहाँ पे लिख दोगे पीटीओ। क्या लिखोगे? पीटीओ। पीटीओ का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, मतलब दूसरा पेज पलटो भाई, आगे है। कभी कभी ये क्या होता है कि ऐसे आधा पेज खाली छोड़ देने की वजह से एग्जामिनर समझता है बच्चे का पेपर यहीं तक था, आगे है ही नहीं कुछ, और हमारी आधी कॉपी चेक होने की वजह से हमारे मार्क्स कम रह जाते हैं। तो जो पेज आप थोड़ा सा नीचे से खाली रह रहा है, उस पे पीटीओ जरूर लिखना है, और कोशिश करो अगर बाद में 2 मिनट बच रहे हैं तो हर पेज के नीचे पीटीओ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बोलो क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अभी अभी हमने जो मेथड देखे, सारी चीजें क्लियर हुई सबको? अभी हम यस दूसरे सर। स्क्रीन पर आने वाले। यस ठीक है। सर। तो अभी हम आते हैं आपके जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन पेपर में मैं आपको बोलूंगा कि आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे पहले घर पे, और उसका उसके जो फोटो खींच के फिर मेरे को भेजोगे, अपना नाम विद योर नेम, SRN एंड बैच, ये तीनों चीज के साथ में मेरे को भेजोगे होमवर्क। ठीक है। जो जो होमवर्क भेजेगा, उसका होमवर्क, उसकी कमियां कि बेटा आप ऐसे सुधार कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। और उसका फायदा है इस बात में, क्योंकि जो होमवर्क करेगा उसको अपनी कमियां पता चलेंगी, और कमियां पता चलेंगी वो ज्यादा अच्छे से सुधार पाएगा, उसके मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं बोर्ड में। या फिर मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा आपको, या फिर कुछ बच्चों की अगर कॉमन कमियां हुई तो फिर मैं डिस्कस करूंगा, अगर कुछ ही थोड़ी बहुत कमियां हुई तो व्हाट्सएप पे बता दूंगा। अगर आपको अब आपको पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है, आप बोल सकते हो कि 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करने हैं, और आप एटलीस्ट 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आप 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, और एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आप करो 4 मार्क्स के, और अगर हो सके तो एक डिफरेंस भी करना है, इसमें कंपलसरी है डिफरेंस एंड न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल और एक डेरिवेशन। इन्हीं में से सेलेक्ट करना है, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में से, या 5 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में से, या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में से कोई एक डिफरेंस सेलेक्ट करना है, आपको एक न्यूमेरिकल भी सेलेक्ट करना है, और एटलीस्ट एक एक डेरिवेशन भी सेलेक्ट करना है। बोलो क्लियर है? यस Yes, सर। sir. यस सर। ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है फिर। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो एक और क्लास होगी ना अपन लोग की।
यस सर। सर ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। उसको थोड़ा जल्दी ज्वाइन करोगे क्योंकि आपके आज बायो की क्लास तो है नहीं। चलो ठीक है, आप अपने यस टाइम, सर क्योंकि आप आते हो नहीं, फिर जल्दी जल्दी बोल के क्या फायदा है, आप आते नहीं हो। ठीक है, आप 8:30 बजे ज्वाइन करना अपनी क्लास। ठीक है। सर